नमस्कार। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? मैटर अराउंड अस प्योर? इज मैटर अराउंड अस प्योर? देखो इसमें हम अब तक क्या पढ़ के आए? हम पढ़े आए विलयन पढ़ लिया और निलंबन की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले तो हमने शुद्धता की परिभाषा पढ़ी कि प्योर क्या होता है, शुद्ध क्या होता है। उसके बाद उसको कितने भागों में बांट सकते हैं हम। बांटने के बाद हमने पढ़ा था कि विलयन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन। विलयन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन के बाद हमने पढ़ा था निलंबन। फिर हमने पढ़े थे निलंबन के गुण। पढ़ा था ना, निलंबन ऐसा ही होता है 100 नैनोमीटर से बड़े इसके परमाणु जो अणु है उनका आकार होता है। यहां तक कर लिया था। अब अगला हमारा टॉपिक है कोलाइड। कोलाइड। देखो कोलाइड में क्या होगा, यह भी एक विषमांगी मिश्रण होता है, लेकिन प्रतीत कैसा होता है? समांगी होता। विषमांगी है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह समांगी मिश्रण है। क्या? तो कोलाइड भी एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, जिसमें विलय के कणों का आकार, ठीक है ना, विलयन और निलंबन के कणों के आकार के मध्य का होता है। क्लियर? यह एक ऐसा मिश्रण है जिसमें विलय के कणों का आकार विलय के कणों का आकार विलयन एवं निलंबन के कणों के आकार के मध्य होता है। मैं अभी तीनों का यहां पर लिखूंगा, पता चल जाएगा आपको। तब तक आप इसको नोट करें जल्दी से। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, यह समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में विषमांगी होता है। कैसा होता है? विषमांगी प्रतीत। मतलब जब आप इसको देखेंगे ना तो ऐसा वो आप विलय और विलायक के कणों को पृथक पृथक नहीं देख पाएंगे। अगर कोलॉइड को देखा जाएगा तो विलय और विलायक के कणों को अलग अलग नहीं देख सकते। तो मतलब कैसा प्रतीत हो रहा है? समांगी। जिसका हम अलग नहीं देख सकते वो समांगी होता है, लेकिन वास्तव में कैसा होता है? ये विषमांगी होता है। ठीक है। अब कणों के आकार की अगर मैं बात करूं तो एक अलग से यहां पॉइंट ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, कणों का आकार। देखो सबसे पहले विलयन, फिर कोलॉइड और फिर निलंबन। इन तीनों के कणों का आकार अगर हम देखें तो देखो क्या होगा,
कणों का आकार यहां पर लिख देता हूं मैं, कणों का आकार देखो, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, और इधर आएगा ग्रेटर देन, लेस देन, आपको कुछ नहीं करना है, मैं थोड़ा सा ऐसा करना चाह रहा हूं कि आपको अलग अलग दिख जाए, है ना, सेपरेट हो जाए। सेपरेट हो गया, लेस देन 1 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। बिलियन में बिलिये के कणों का आकार, ठीक है, कण भी किसके हैं, बिलिये के कणों का आकार लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटा। निलंबन में ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से बड़ा। और कॉलॉइड में 1 to 100 नैनोमीटर। दोनों के मध्य का हो गया, ये लिखा है हमने, कणों के मध्य में होता है, मतलब 1 और 100 के बीच में ये कॉलॉइड के कण आते हैं। दिखता कैसा है, समांगी। आप बिलिये और बिलायक के कणों को पृथक पृथक नहीं कर सकते सीधा नंगी आंखों से देख करके, लेकिन वास्तव में कैसा होता है ये, विषमांगी। ठीक है, कैसा होता है, विषमांगी होता है। हम वो अलग अलग होते हैं, देखते तो नहीं है लेकिन अलग अलग होते हैं हम, है ना। अगर हम कुछ तकनीकी से देखेंगे तो वो हमें अलग अलग दिख जाएंगे। ऐसा बिलियन में जरूर नहीं होगा, बिलियन में आप कैसे भी अलग अलग देखना संभव नहीं हो पाता है उनको। ठीक है, चलिए, कॉलॉइड हो गया। अब कॉलॉइड के कुछ उदाहरण, कॉलॉइड के कुछ उदाहरण, साबुन का विलयन, स्याही, खून, दूध आदि। किसके उदाहरण है ये, कॉलॉइड के उदाहरण है। अब डिटेल भी आएंगे आगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो डिटेल कॉलॉइड के उदाहरण भी हमारे सामने आएंगे। अब नई बात आती है कि जो कॉलॉइड के कण है ना, ये प्रकाश किरण पुंज को बिखेर देते हैं, फैला देते हैं, उसका एक निश्चित पाथ दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, कॉलॉइड के कण प्रकाश किरण पुंज को फैला देते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा हो कि एक कोई आप कमरे में है, थोड़ा सा बड़ा कमरा है, उसके ऊपर एक रोशनदान है, ठीक है, और उसमें से लाइट आ रही है, और उस लाइट का पाथ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, और उसमें छोटे छोटे कण गति कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह से, देखो, मैं टॉर्च से बना के दिखाता हूं आपको। ये मैंने एक टॉर्च ले ली, ठीक है, ये इसका स्विच है, और यहां से इसकी लाइट आ रही है, किरण पुंज आ रहा है। ये इसका किरण पुंज है टॉर्च की लाइट का। अब क्या है कि जब आप रोशनदान से देखते होंगे तो यहां पर कुछ कण आपको इस तरह से गति करते करते दिखते हैं।
दिखते हैं, मतलब जिगजैग, मतलब कोई यहां पर रूल नहीं है कि वो कैसे गति कर रहे हैं। तो जिगजैग मूवमेंट होता है, इधर उधर मूवमेंट होता है, गति होती है। ठीक है, तो ये जो किरण पुंज बिखेर रहे हैं, ये जो किरण पुंज को फैलाया है, इस किरण पुंज के फैलाने को तो बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। फैला देते हैं जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल वैज्ञानिक थे, उनके नाम के आधार पर टिंडल प्रभाव। ये जंगल में भी देखा जा सकता है। जंगल में क्या होता है कि घनी पत्तियां हैं, आप किसी पेड़ के नीचे भी देख सकते हैं, घनी पत्तियां हैं, ऊपर से धूप है और नीचे हल्की सी मिट्टी उड़ी हुई है मान लो, तो क्या होगा, वहां पर भी आपको इस तरह से एक किरण पुंज दिखेगा और उस किरण पुंज में छोटे छोटे धूल के कण गति कर रहे हैं। तो जो धूल के कण है ना, उन धूल के कणों ने उस प्रकाश की जो किरण है, जो किरण है, उस किरणों को इधर उधर फैला दिया। फैलाने से वो एक पुंज बन गया पूरा एक। ठीक है, अब उस पुंज में जो कण गति कर रहे हैं, उस गति को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। सबसे पहले उस प्रभाव को बोलते हैं टिंडल प्रभाव, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये तो लिखो आप पहले। अब इस किरण पुंज में सूक्ष्म कण इधर उधर अनियमित गति करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। दोनों शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिंपल दोनों, जिसे ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन गति कहते हैं। अब है कॉलॉइड के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड। सबसे पहला यह है बिस्मांगी मिश्रण है। फर्स्ट पॉइंट, यह है हेटेरोजीनस मिक्सचर है। नंबर 2, इसके कणों को आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, अगर आकार की बात करें, कणों के आकार की बात करें तो 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। इनको आंखों से नहीं देख सकते, इसके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह स्थायी होता है, निलंबन की तरह नहीं है। शांत रखने पर नीचे नहीं बैठता है।
शांत रखने पर नीचे नहीं बैठेगा, सेटल डाउन नहीं होगा। बिस्मांगी होता है कणों को आंखों से नहीं देख सकते, नहीं देख पाते, है ना। आकार हमने बीच में भी समझ लिया था एक बार, और यहां पर भी लिख लिया है 1 to 100 नैनोमीटर के बीच का इनका आकार होता है, ठीक है। इसके बाद यह स्थायी होता है और शांत रखने पर नीचे नहीं बैठेगा। अगर इसको तो हम बहुत समय तक शांत भी रख रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा दूध के बिलियन को, दूध को आप रख दें तो कहीं नहीं बैठता है वो, ठीक है। इसके बाद है कि इन्हें छान करके भी पृथक नहीं कर सकते, इन्हें छान कर पृथक नहीं कर सकते। जैसे हम निलंबन में कर लेते थे ना, इन्हें छान कर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि विलेय के कण फिल्टर पेपर से क्रॉस हो जाते हैं। इन्हें छान कर पृथक नहीं कर सकते, इसलिए आप इन्हें छान कर पृथक नहीं कर सकते। क्लियर? अब छान कर नहीं कर सकते वे किस विधि से करेंगे? उस विधि का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। और उसके बाद अगला है कि प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, उनके मार्ग को दृश्य कर देते हैं। ये 2 पॉइंट है, ये अभी हम पढ़ेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉलॉइड है, इनके प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो अगली प्रॉपर्टी है कि ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य कर देते हैं या प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। ठीक है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। प्रकाश के मार्ग को दृश्य कर देते हैं, अर्थात प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ठीक है, अब जब हमने बिलियन पढ़ा था ना, अब थोड़ा सा समझने की बात है, फिर हम पढ़ेंगे अब क्वालिटी के उदाहरण। पहले मैं बिलियन के बारे में बताता हूं आपको। जब हमने बिलियन पढ़ा था तो बिलियन में हमने देखा था कि दो चीज थी। एक तो था विलायक और दूसरा था, ये बहुत ध्यान से समझने की बात है, बिलियन में दो चीजें थी, एक था विलायक और दूसरा था विलेय। किसी विलायक में जब विलेय डाला जाता है, विलायक में विलेय डाला जाता है, विलायक मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा है, विलेय मतलब जिसकी मात्रा कम है। ठीक है, जब विलायक में विलेय डाला जाता है तो क्या दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते थे? विलयन। इसी तरह से देखिए आप कॉलॉइड के लिए, जो कॉलॉइड में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। क्या बोलेंगे? परिक्षेपण माध्यम। आगे समझ में। अब दूसरी बात आती है कि जो विलेय होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे परिक्षेप्त प्रावस्था। तो इसमें होता क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था में परिक्षेपण माध्यम घुला हुआ रहता है। ठीक है, कॉलॉइड डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स फेज, ये हो गया परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। ये ध्यान रखने हैं आपको। अब कौन सा विलायक होगा और कौन सा विलेय होगा, या मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं। ठीक है, इसी के आधार पर हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। इसी के आधार पर कॉलॉइड के उदाहरण, जो हमारे डेली लाइफ के भी हैं और कुछ अदर अन्य भी हैं। तो कॉलॉइड के उदाहरण, पहले आप जल्दी से इसको पॉइंट को लिख लें, जिससे पता चल जाए कि कौन सा परिक्षेपण माध्यम है, मतलब विलेय है, और कौन सा विलायक है। हो गया? हो गया? चलिए अब देखिए, उदाहरण के लिए आइए आप सीधा देखिए, आपकी स्क्रीन पर उदाहरण आ गए हैं। इसमें कॉलॉइड के सामान्य उदाहरण सामने लिखा हुआ है आपके, कॉलॉइड के सामान्य उदाहरण। ये हमारी बुक का पेज है, जो हमारी नई किताब है ना, उसका ये पेज है, पेज नंबर 19। क्लियर? पेज नंबर बता देता हूं मैं, इस पर लिखा हुआ है नीचे 19। दिख गया सबको? तो अब देखिए, सबसे पहले परिक्षिप्त प्रावस्था लिखी हुई है, फिर परिक्षेपण माध्यम लिखा हुआ है, प्रकार। अब देखो क्या होता है
कि मान लो परिक्षिप्त प्रावस्था किसी एक भौतिक अवस्था में, परिक्षेपण माध्यम दूसरे भौतिक अवस्था में, जब दोनों इस तरह की भौतिक अवस्था में होते हैं तो उनको एक विशेष प्रकार के कॉलॉइड का नाम दिया जाता है। विशेष प्रकार के कॉलॉइड का उनको नाम दिया जाता है और फिर उसके कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। देखो, सबसे पहले द्रव। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम गैस है तो इस प्रकार के कॉलॉइड को एरोसॉल बोलते हैं। आगे समझ में? परिक्षेपण माध्यम मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा है तो वो तो गैस है, और परिचित प्रावस्था मतलब उसमें कुछ द्रव की बूंदें घुली हुई हैं, द्रव की बूंदें कुछ उसके अंदर हैं। तो इस तरह के जो कॉलॉइड होगा उसको कहा जाएगा एरोसॉल। और यहां पर उसके उदाहरण देखो, आपके सामने लिखे हुए हैं, कोहरा, बादल और कुहासा। कोहरा में क्या होता है? गैस होती है, उन गैसों में द्रव की जल की बूंदें घुल जाती हैं, जिससे बन जाता है वो एक तरह का कॉलॉइड, और उस कॉलॉइड का नाम होता है एरोसॉल। एरोसॉल, एयर और सॉल, सॉल उसमें थोड़ा सा लिक्विड पदार्थ मिला हुआ है, तो ये हो गया एरोसॉल। तो फर्स्ट हमारा प्रकार है एरोसॉल, जो द्रव और गैस से मिलकर के बना हुआ होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है और माध्यम गैस होती है, और इसके उदाहरण है कोहरा, बादल और कुहासा। क्लियर? सेकंड पॉइंट देखिए, ठोस। अब परिक्षिप्त प्रावस्था बदल गई, परिक्षिप्त प्रावस्था होगी हमारी ठोस और माध्यम हो गया गैस। अब मान लो गैस में ठोस के कण घुले हुए हैं, जैसे हवा में कार्बन के कण घुले हुए हैं, मिट्टी के कण घुले हुए हैं, धुआं निकलती है ना गाड़ियों से, उसमें कार्बन के कण होते हैं और वो ठोस रूप में होते हैं। तो अगर गैस में ठोस घुला हुआ है तो उसे बोलते हैं, उसका भी नाम क्या है? एरोसॉल। ठीक है, दो एरोसॉल आपको दिख रहे हैं आपको, और इनके उदाहरण है धुआं और वाहनों का निथार, का मतलब होता है उनके साइलेंसर से निकलने वाला एक्सहॉस्ट, जो उनसे निकलता है वो निथार के रूप में ही होता है। क्लियर? ये नोट करना है हमें, जिससे कि हमें याद हो जाए। कर लिया? चलिए थर्ड देखिए। अब मान लो द्रव में गैस घुल जाए, द्रव है और उसमें गैस घुल जाए तो उसे बोलते हैं फोम। देखो, जब शेविंग क्रीम जो होती है वो ब्रश में, जब ब्रश को जोर जोर से हिलाते हैं तो उसमें साबुन होता है और उसमें कुछ गैस के कण आ जाते हैं, वो फूल जाता है अच्छी तरह से, झाग बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े खूब सारे झाग बन जाते हैं। ज्यादा बड़े का मतलब अधिक मात्रा में झाग बन जाते हैं, है ना? साइज से मतलब नहीं है, वहां अधिक मात्रा में झाग बन जाते हैं। तो उसका उदाहरण आप दे रखा है शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम दे रखा है उसका उदाहरण। ठीक है, तो इसमें शेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम क्या है? द्रव, और परिक्षिप्त प्रावस्था है गैस, और इसको बोलते हैं फोम प्रकार का कॉलॉइड। कॉलॉइड का नाम क्या है? फोम, और उदाहरण है शेविंग क्रीम। नेक्स्ट है द्रव का कॉलॉइड। परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है और अवस्था भी क्या है? द्रव। इसको अच्छी तरह से याद रख लेना, जब द्रव और द्रव का कॉलॉइड होता है उसे बोलते हैं इमल्सन। क्या बोला जाता है उसे? इमल्सन। ठीक है, जैसे दूध और फेस क्रीम। दूध भी क्या है? एक तरह का कॉलॉइड है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव के अंदर ठोस। देखो, पहले गैस गैस देखा था, फिर द्रव 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 देख रहे हैं, और फिर ठोस 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 देख रहे हैं। ऐसे अलग अलग कर रखा है, एक बार गैस के, फिर द्रव के, और फिर ठोस के। ठीक है, अगर द्रव में ठोस है तो क्या बोलेंगे उसे? सॉल। पानी के अंदर मान लो मिट्टी उली हुई है तो कीचड़ बन गया, और वो मिट्टी भी कैसी? बहुत बारीक मिट्टी, बहुत बारीक मिट्टी होनी चाहिए। अगर ज्यादा बड़ी, थोड़े से कण बड़े हुए तो वो क्या बन जाएगा? फिर सस्पेंशन, निलंबन बन जाएगा। ठीक है, तो जब मिट्टी उसके अंदर घुली हुई हो, जैसे द्रव में ठोस घुला हो, तो उसे क्या बोलेंगे? सॉल, या मैग्नेशिया, मिल्क, या फिर कीचड़। क्लियर? अगला है ठोस के अंदर गैस हो। ठोस है और उसमें गैस के कण फंसे हुए हो मान लो,
तो उसका उदाहरण क्या दे रखा है यहां पर, फिर फॉर्म आ गया नीचे, तो इसमें है फॉर्म, रबड़, स्पंज और म्यूनिस। ये कुछ इसके उदाहरण यहां पर आपको फिर दिख रहे हैं। अगर ठोस में गैस है तो क्या होंगे, फॉर्म। जब हमने पढ़ा था ना, फॉर्म जो गद्दी होती है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है, ठोस होती है। उसको आप प्रेस कीजिए तो उसमें से एयर बाहर निकल जाती है, गैस उसमें फंसी होती है, गैस के कण वो उसमें से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर। तो ये है ठोस के अंदर गैस, और उदाहरण है फॉर्म, प्रकार है फॉर्म, और उदाहरण है इसके रबड़, स्पंज, म्यूमिस और फॉर्म। अगला है ठोस में द्रव। ठोस है और उसमें थोड़ा बहुत द्रव है, तो क्या होगा, क्या बोलेंगे उसको, जेल। ये भी आपको ध्यान अच्छी तरह से रखना है, जेल। ठीक है। अगर ठोस में द्रव को बोल दिया तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा जेल कहा जाएगा। ठीक है। जैसे उदाहरण देखो, जेली, पनीर। पनीर देखते हैं ना, थोड़ा सा हार्ड होता है, हार्ड है तो उसमें ठोस की मात्रा अधिक है और उसमें द्रव की मात्रा कम है। इसी तरह से मक्खन, मक्खन में भी क्या है, ठोस की मात्रा अधिक है और द्रव की मात्रा कम है। क्लियर। अगला एक इंपॉर्टेंट आ रहा है, देखिए, ठोस ठोस। अगर ठोस के अंदर ठोस है तो क्या बन जाएगा, सॉलिड सोल, ठोस सोल बन जाएगा। ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, रंगीन रत्न के पत्थर और दूधिया कांच, दोनों ठोस ठोस का है। रत्न जो स्टोन होते हैं ना, स्टोन जैसे रिंग में, अंगूठी में लगाने वाले, या फिर गले में जो पहनते हैं ना, उसमें लगा के पहन लेते हैं स्टोन, आपने सुना होगा नाम, राशि रत्न के नाम से। तो जो स्टोन होते हैं वो क्या है, ठोस ठोस का एक प्रकार का कॉलॉइड है। वो ठोस और ठोस का क्या है, कॉलॉइड। तो इनसे क्या बनता है, ठोस सॉल बनता है, रंगीन रत्न पत्थर हुए, और दूध या कांच इसके उदाहरण हो गए। क्लियर। तो इस तरह से हमने कॉलॉइड के जो उदाहरण थे वो हमने पूरे यहां पर कर लिए। अब इस चैप्टर का अगला भाग है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। देखो क्या होता है, कई बार हमें बाजार से कोई लाते हैं तो उसमें मिश्रण जो लाते हैं, जैसे आप मान लो दाल ही लेके आए तो उसमें कंकड़ मिले हुए हैं ना, दोनों ठोस ठोस हैं, तो उनको पृथक करना पड़ेगा, फिर तभी हम दाल को ठीक से खा पाएंगे, नहीं तो दांतों में आ जाएगी और हो सकता है वो दांत आपके एक दो कम भी हो जाए। तो उनके घटकों का पृथक्करण किस प्रकार से होता है, ठोस ठोस का कैसे होगा, ठोस द्रव द्रव का कैसे होगा, ठोस द्रव का कैसे होगा, तो ये सारी विधियां पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।